हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीके की सीरीज़ में गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों, ये सभी प्रश्न पिछले साल के परीक्षा में पूछे गए MCQ क्वेश्चन हैं और जिन्हें हम फुल डिटेल के साथ यहाँ पर कवर करेंगे। क्वेश्चन भले ही हम कम करें, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंट डिटेल जब हम पूरी करेंगे तो लगभग हमारे 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ पर कवर होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन पिछले वर्षों में रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं, खास तौर से रेलवे ग्रुप डी में। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और एग्ज़ाम से पहले आप इस सीरीज़ को पूरा जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्व है, हर्षवर्धन के राजसभा के कवि कौन थे? दोस्तों, यहाँ से गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य शुरू हो चुका है और इसका राइट आंसर है बाणभट्ट। याद रखिएगा, हर्षवर्धन के राजसभा के कवि बाणभट्ट थे। देखिए, बात हर्षवर्धन की हो रही है तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपके लिए कंप्लीट करते हैं हम, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, बाणभट्ट हर्षवर्धन की राजसभा के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत के प्राकांड विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। ठीक है ना, यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट है, चंद्रवरदाई जो कि ऑप्शन सी में है, ये पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ऑप्शन ए में है जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। तो दोस्तों, ये थे आपके राजपूत, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। 7वीं से 12वीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत, जिनमें गुर्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट शामिल थे, में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी हुआ और कन्नौज पर उन्होंने आधिपत्य हासिल किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का किस ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? सही आंसर है 390 ईस्वी में। दोस्तों, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। चीनी यात्री इसिंग किस में 3 वर्ष के ठहर कर संस्कृत सीखा था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ताम्रलिप्ति। क्या है? ताम्रलिप्ति। चीनी यात्री इसिंग ने ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत लिखा था। जरा देख लेते हैं इसिंग के बारे में, ये कौन था। याद रखिएगा, इसिंग चीनी बौद्ध यात्री था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमित्रा तथा लंका होते हुए वह ताम्रलिप्ति पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत का इसने अध्ययन किया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंशों के राजाओं ने कहां पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया? राइट आंसर इसका कन्नौज। याद रखिएगा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंशों ने कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों, जिनके नाम थे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों ने अधिकार कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही आंसर इसका हर्षवर्धन। दोस्तों, नाम आ गया है हर्षवर्धन का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन के यहाँ से बनते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें।
देखिए हैनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जो कि यहाँ दे रखी है सीयू की। किसकी रचना है ये? सीयू की, हैनसांग की। इसने उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक पक्षों का वर्णन किया। यह भारत में 627 ईस्वी से 643 ईस्वी तक रहा तथा बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन इसने किया। हैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। कौन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। अभी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, वहां हमने कुछ सीखा था दोस्तों, तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? हैनसांग। याद रखिएगा, हैनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था जो नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन इसने किया। 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? राइट आंसर इसका हैनसांग। देखिए दोस्तों, हैनसांग से यहाँ से कितने अच्छे और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हैनसांग इंपॉर्टेंट है। ये चीनी यात्री हैनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में ये यहाँ रहा। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने किस में से एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? यानी कि कहाँ इन्होंने छोटा साम्राज्य स्थापित कर लिया? तो राइट आंसर है मगध में। तो दोस्तों 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने मगध में एक छोटा साम्राज्य स्थापित कर लिया। देखते हैं जरा इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए 4वीं शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम था गुप्त वंश। इस वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? श्रीगुप्त। याद रखिएगा, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई मगध की राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? राइट आंसर इसका पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश की राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र। देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और इसके बाद घटोत्कच ने यहाँ का शासक हुआ। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को। 319 से 334 ईस्वी इसका कार्यकाल था। और याद रखिएगा, गुप्तों की राजधानी अभी हमने क्या पढ़ी थी? गुप्तों की राजधानी है पाटलिपुत्र, जिसे आधुनिक पटना के नाम से जानते हैं हम। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक ऑप्शन के हिसाब से यदि हम लगाएंगे तो लगाएंगे श्रीगुप्त। देखिए, क्वेश्चन को हमने लगाया है ऑप्शन के हिसाब से। इससे पहले हमने ऊपर क्या पढ़ा था? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो माना जाता है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एनटीपीसी बुक ने क्या लिखा है यहाँ पर? गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों श्रीगुप्त। ठीक है ना, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से उसने आंसर दिया है। तो देखिए जरा हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आपको क्लियर होगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया आपको, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे आंसर में? आंसर क्या लगाएंगे? श्रीगुप्त। ठीक है ना, श्रीगुप्त देखा है तो आप श्रीगुप्त लगाएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर गलत जोड़ी कौन सी है? तो गलत जोड़ी है आपकी ऑप्शन बी में, यानी कि बिंबसार गुप्त वंश। ठीक है, देखिए इसे डिस्कस करते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है, राज चोल वंश के थे, कनिष्क कुषाण वंश का था, लेकिन बिंबसार गुप्त वंश का नहीं था। ठीक है ना। देखिए बिंबसार ने 540 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की, यानी कि ये हर्यक वंश का संस्थापक था।
इसके पूर्व यहाँ बृहद्रथ का शासन था। बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। इसने वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चैलन्ना और कौशल राज प्रसेनजित की बहन महाकौशला तथा मद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकौशला देवी के साथ दहेज भी इन्हें मिला था। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? राइट आंसर है दोस्तों फाहियान। ठीक है, याद रखिएगा गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान। और फाहियान से इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उन्हें देखते हैं हम। देखिए, गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया। फाहियान ने भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों के भ्रमण को महत्व दिया है जो बौद्ध धर्म से आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।